आज हम कोर्स कर रहे हैं भृगु नंदी नाड़ी का। जैसे कि पहले आपने सुना हुआ है कि सारी भी जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की विद्याएं हैं सभी हमारे को ऋषि मुनियों की देन है। कुछ इसके सिस्टम जो भी पद्धतियां हैं पराशरी ऋषि ने, जैमिनी ऋषि ने, भृगु ऋषि ने लिखी हैं। पुराने टाइम में आपको याद हो कभी किसी ने करवाया हो कि थंब इम्प्रेशन लेते थे और उसके साथ ताड़ पत्रों के ऊपर नाड़ी से देखकर हमें हमारे पिता का नाम, माता का नाम या फिर हमारी कंडीशन या हमारा नेचर सब कुछ बता दिया जाता था। लेकिन आजकल क्या है कि पराशरी सिस्टम या लाल किताब या वैदिक इससे ज्यादा देखा जाता है। और भृगुनंदी नाड़ी अभी सब ट्रेंड में आई है, लोगों को ज्यादा सुनने को मिल रहा है कि भृगुनंदी नाड़ी भी कोई है जिससे प्रेडिक्शन बहुत अच्छी और सटीक निकलती है। तो सबसे पहले भृगुनंदी नाड़ी स्टार्ट कैसे हुई कि पुराने टाइम में रावण को ताड़ पत्रों पे उन्होंने लेकर जा रहे थे जब, तो उनके ताड़ पत्र जो है ना अ, नीचे गिर गए। ज्यादातर ये साउथ में गिरे और कुछ लोगों के हाथ लग गए, क्योंकि इसके ऊपर भाषा जो होती है वो हम लोगों को समझ भी नहीं आती जो नॉर्थ इंडियन साइड के लोग हैं। तो वहां के कुछ परिवारों में सीमित लोगों तक ही वो ताड़ पत्र रह गए। वही थंब इम्प्रेशन लेकर उन ताड़ पत्रों को पढ़कर प्रेडिक्शन करते थे। लेकिन आजकल ताड़ पत्रों के ऊपर जो पढ़ना है आसान नहीं था, वो सीमित लोगों तक ही रहा और किसी के हाथ नहीं लगा। वो जनरेशन टू जनरेशन वहीं पर चलता रहा। लेकिन इसी तरह नंदी ऋषि ने भी अपने नॉलेज को लिखा। आरजी राव हुए जिन्होंने इसको डिकोड करके भृगु और नंदी दोनों ऋषियों की नॉलेज को एक ही जगह इकट्ठा कर दिया और वो बन गई भृगु नंदी नाड़ी। और इससे में प्रिडिक्शन बहुत स्टीक इसलिए थी क्योंकि इसमें सिंपल रूल्स थे, क्योंकि पराशरी में जिस तरह के रूल्स होते हैं इतने ज्यादा याद करने में बहुत मुश्किल हो रहे थे। ये सिंपल रूल्स थे, कोई रट्टे लगाने की जरूरत नहीं थी, सब लॉजिकल थे। इसमें कोई ज्यादा ग्रामर नहीं है। लाइफ चेंजिंग इवेंट्स जो होते हैं वो हमें इससे पता चल जाते हैं। और टाइम के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन होती है। टाइम के अकॉर्डिंग कैसे होती है, जैसे कि पहले टाइम पे रथ, घोड़े, हाथी वगैरह चला करते थे और आजकल कारें, ट्रक, मतलब व्हीकल चेंज हो गए, ऐसे ही रहन सहन और चीज चेंज हो गई। तो उसी के अकॉर्डिंग आज प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। मोस्टली लोग जो हमारे पास आते हैं वो चार चीजें पूछने के लिए आते हैं। एक तो कि हम हमारे अंदर क्या चेंजिंग या हमारा नेचर कैसा है, क्या कंडीशन है, और वो हमारे से सलाह मांगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, या फिर हमें हमसे वो रेमेडीज मांगते हैं। तो एक तरह से एस्ट्रोलॉजर को काउंसलिंग करनी होती है जो भी हमारे पास आता है। भृगुनंदी नाड़ी इतनी सरल है कि जिन्होंने पहले एस्ट्रोलॉजी नहीं भी पढ़ रखी ना, वो भी अगर इस भृगुनंदी नाड़ी को अगर करना चाहे तो बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ज्यादा रूल्स नहीं है, ग्रामर नहीं है, दशा अंतर दशा को नहीं लिया गया जिस तरह से पराशरी में दशा अंतर दशा ली जाती है। लेकिन यहाँ पर किसी तरह की कोई दशा अंतर दशा नहीं ली जाती है। वहां पर हम लगन को मानते हैं। यहाँ लगन 2 घंटे में चेंज हो जाता है। तो जैसे ही व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है कि इस टाइम पे जन्म लेता है कि वो दोनों लग्नों के बीच में उसका आ रहा होता है और एस्ट्रोलॉजर कंफ्यूज हो जाता है कि हम कौन सा लगन लेकर प्रेडिक्शन करें। लेकिन भृगुनंदी में ऐसा नहीं है कि हमें लगन की जरूरत रहेगी, क्योंकि हमें अगर पूरे दिन में किसी भी टाइम व्यक्ति ने जन्म लिया और हमें डेट पता है तो हम इजिली उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसी तरह ही पराशरी में बहुत से चार्ट्स लिए गए हैं। D10 काम के लिए देखना है तो D9 भाग्य के लिए देखना है। इस तरह से बहुत से वर्क चार्ट हैं, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई वर्क चार्ट नहीं लेना। इसमें सिर्फ राशि चार्ट जो हमारा लगन चार्ट बनेगा उसी को ही फॉलो करते हुए हमने करना है। इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। दशा अंतरदशा पराशरी में ली गई है, और जितनी भी पद्धतियां हैं, नक्षत्र नाड़ी है या कोई भी है, लाल किताब में भी इवन दशा अंतरदशा लाल किताब की भी अलग निकलती है, सब में कैलकुलेट करनी पड़ती है। लेकिन इसमें हमें किसी तरह की कोई दशा अंतरदशा लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, त्रिभागी दशा होती है इसमें जो कि ट्राइन से लेकर चलती है, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी ट्राइन पे ही है। तो त्रिभागी दशा थोड़ा सा वो एक तरह से दशा कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती, उसको हम इजिली समझ सकते हैं, जो कि चंद्र नक्षत्र से ही लेकर करी जाती है। इसके बाद हमें हाउसेस को इसमें नहीं इंक्लूड करना। जैसे कि पराशरी ऋषि में करते हैं, लगन को फर्स्ट हाउस फिर सेकंड हाउस, इस तरह से 12 घर लिए गए हैं।
लेकिन भृगुनंदी नाड़ी में हमें हाउसेस को लेना ही नहीं है। यहाँ पे हम हाउसेस को तब कंसीडर कर सकते हैं एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक, कि वो वाला प्लेनेट इस प्लेनेट से इस हाउस में बैठा हुआ है। इसमें हमें सिंपल कुंडली के हाउसेस को कंसीडर नहीं करना होता। तो इसलिए चाहे वो कुंडली किसी भी लगन की बन जाए, हमें प्लेनेट से हाउस काउंट करना है तो वो सेम ही रहेगा। तो इसलिए हमें भावों को यहाँ पे छोड़ना है। ये ओवरऑल है, डिविजनल चार्ट छोड़ दिए, हाउसेस छोड़ दी। क्योंकि लगन नहीं है तो इसलिए बर्थ टाइम रेक्टिफाई करने की भी जरूरत नहीं है। बर्थ टाइम सुबह के 8 बजे हो चाहे शाम के 6 बजे हो, सेम कुंडली बनेंगे, हम हमारे जो भी भृगुनंदी नाड़ी में कुंडली बनेगी। तो इसलिए यहाँ पर ये 5-6 चीजें जो मोस्टली हम जिसके बिना प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, मोस्टली एस्ट्रोलॉजर, वो चीजें हमें यहाँ पर इग्नोर कर देनी है। हमें यहाँ पर ये एक तरह से 3 स्टेप जैसे हम ले सकते हैं, 3 लेवल के हिसाब से हम इसकी प्रिडिक्शन करते हैं। 3 लेवल क्या है? हमें इसमें ग्रहों के ऊपर सबसे ज्यादा महत्व देना है, जो कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, किसी ना किसी ग्रह को शो करती हैं, मतलब रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे यहाँ कोई इंसान है, वो भी ग्रह से रिलेटेड ही होता है। तो एक तो हमने ग्रह को यहाँ पर लेके चलना है भृगुनंदी नाड़ी में। दूसरा हमने लेना है जो भृगुनंदी नाड़ी के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, ग्रह सबसे मेन लेते हैं, उसके बाद राशियां लेनी है। क्योंकि राशियां जो होती है ना, वो जो है ग्रह के अंदर रंग भरती हैं। जैसे ग्रह से तो प्रेडिक्शन होती है, राशि उसके अंदर रंग भरती है। इसलिए ग्रह और राशियां, 2 चीजें तो ये लेनी है। तीसरा हम थोड़ा सा वक्री ग्रहों के बारे में यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, वक्री ग्रह का अलग से एक रोल है इसके अंदर, जो कि नॉर्मल दूसरी पद्धतियों में हमने कम लिया गया है। और थोड़ा सा इसमें हम नक्षत्रों को लेकर चलते हैं। नक्षत्र क्योंकि ट्राइन में लेते हैं, मैं अभी आपको एक स्क्रीन शेयर करती हूँ जिसको देखकर आप समझ सकेंगे, और उसमें त्रिभागी दशा को भी बहुत महत्व दिया गया है, वो भी आपको पता चल जाएगा। देखा सबको स्क्रीन नजर आ रही है ये वाली? हेलो, हाँ जी, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? शायद आवाज नहीं आ रही है। चेतन, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है पूनम जी, आ रही है आवाज। ठीक है ठीक है, कोई बोल नहीं रहा ना, मैं बोल रही हूँ तो। आ रही है मैम, आ रही है। यहाँ पे त्रिभागी दशा में हमने क्या देखना है, क्योंकि क्यों लेते हैं, नक्षत्रों का रोल क्यों है, उसके बारे में मैं बात करूंगी। तो यहाँ पे ये आपको स्क्रीन नजर आई है जो मैंने शेयर की है? हाँ जी जी मैम, आ रही है। तो यहाँ पे हम ट्राइन को महत्व देते हैं। जैसे कि ये ट्राइन होता है, 1 नंबर राशि, यहाँ पे 5 नंबर राशि, 9 नंबर, यानी कि मेष, सिंह और धनु, ये एक ट्राइन होता है। इसमें 3 घर। ऐसे ही यहाँ पे दूसरे भी ट्राइन लिए गए हैं, जैसे 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर का एक ट्राइन बनेगा। एक सेकेंड, टाइप्स में आ गई है ना ये सिस्टम, थोड़ा सा यहाँ पे जो है क्यों लिया गया है नक्षत्र, मेष राशि में नक्षत्र पड़ता है अश्विनी, भरनी, कृतिका, 3 नक्षत्र पड़ते हैं जो कि केतु, वीनस और सूर्य के नक्षत्र हैं। अब वीनस क्या है, इसी तरह ही 5 नंबर राशि में मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी 3 नक्षत्र हैं। ये भी केतु के, वीनस का और सूर्य का। इसी तरह धनु राशि में भी मूला, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़, जो कि फिर से अगेन केतु, वीनस और सन के हैं। तो ये तीनों है ना। तो जब हम किसी भी इंसान का जन्म होता है तो हम चंद्रमा के नक्षत्र से काउंट करना शुरू करते हैं। चंद्रमा का नक्षत्र जहां पर भी होता है, वहां पर जब वो घूमता हुआ, जहां पर हमारी कुंडली में शनि बैठा हुआ है, वहां पर जाएगा ना, तो वो हमारा पास्ट लाइफ के कर्मास होंगे। उन सारे जितने भी साल का वो, जिस ग्रह का नक्षत्र होगा, जितने साल की उसका टाइम होता है,
उसको 3 भागों में डिवाइड करके लगभग 6 साल समथिंग 4 महीने ऐसे कुछ होता है, तो वो एक एक राशि में इस तरह से करेगा। तो पहले वो पास्ट के जो पूर्व जन्मों के कर्म है उसको भोगेगा, फिर वो उस तीसरे ट्राइन में 5वें घर में आएगा जब, तो वो प्रेजेंट में जो कर्म करेगा उसका इफेक्ट उस पर पड़ेगा, और फिर उसके बाद फिर से 5वें घर में तीसरे ट्राइन में जाएगा, तो लास्ट में मतलब फ्यूचर में जो उसने प्रेजेंट में कर्म किए हैं उसके हिसाब से उसको फ्यूचर में इफेक्ट मिलेगा। अब हम एक बार जीव को समझने के लिए करते हैं, क्योंकि जब भी कोई इंसान जन्म लेता है यानी कि देह बनती है, तो उसके अंदर जीव आत्मा, जीवात्मा बोलते हैं ना, जैसे जीव और आत्मा दोनों चीजें साथ में आती हैं। जीव क्या होता है, वो हमारे पिछले जन्मों में हमने कई जन्म लिए, लगभग कहा गया है कि टोटल हम 144 जन्म लेते हैं। 12 राशियां और एक एक राशि में 12-12 साल एक एक ट्राइन में लेके चलते हैं, पहले मेष फिर सिंह, इस तरह से। तो पिछले जन्मों के जो भी कर्म होते हैं ना, उनको हम इकट्ठा करते हुए जैसे एक अपने साथ लेके आते हैं अगले जन्म में, और वो जो जन्म होते हैं ना वो संचित कर्म होते हैं, उन जन्मों के जो कर्म होते हैं, क्योंकि हमने डिफरेंट कई जन्म हमने पीछे बिताए, उनमें हमने अच्छे बुरे कई कर्म किए, उन सब की एक पोटली बनाकर हम अपने अगले जन्म में साथ में लेके आते हैं, उसको संचित कर्म कहा जाता है। इसी तरह कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमें इस जन्म में भोगने होते हैं, उसमें से संचित कर्मों में से कुछ हिस्सा वो होते हैं हमारे प्रारब्ध के कर्म, और एक होते हैं क्रियामान कर्म जो हम इस जीवन में करते हैं। प्रारब्ध के कुछ कर्मों को क्रियामान कर्मों से कम या ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है, इसलिए हमारे इस जन्म के कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। इन कर्मों को एक और तरह से भी समझा जा सकता है, जैसे कि होते हैं दृढ़ कर्म, अदृढ़ कर्म और दृढ़ अदृढ़ कर्म। दृढ़ कर्म वो होते हैं जो हमें भोगने ही भोगने हैं, जैसे हमने किस परिवार में जन्म लिया, या फिर हमारी मृत्यु कब होगी, कितने भाई बहन हैं, कब एक्सीडेंट होगा, कब बच्चे होंगे, वो हमारे फिक्स हैं, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अदृढ़ कर्म जो होते हैं वो इतने सॉलिड फिक्स नहीं होते, उसको हम वो अचानक से पता ही नहीं चलता कब निकल गए, छोटा मोटा दुख आया, खुशी आई, निकल गए, वो अदृढ़ कर्म होते हैं। एक होते हैं दृढ़ अदृढ़ कर्म, वो मतलब थोड़े हम पूजा पाठ करके या उपायों द्वारा कुछ कम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से 3 तरह के कर्मों को हम भोगते हैं इस जन्म में, पास्ट के कर्म, प्रेजेंट के कर्म और फ्यूचर के, तीनों कर्म हमारे लिखे हुए होते हैं, और उसको हम इस जन्म के कर्मों के साथ चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जब जीव जन्म लेता है यानी कि देह बनती है, देह बनती है तो जीवात्मा उसमें प्रवेश करती है। इसी तरह देह क्या है, मंगल का कारक है ये देह, यानी कि यहाँ पे बच्चे ने जन्म लिया मेष राशि में, मंगल की राशि है, ठीक है, मंगल यहाँ का मेष राशि का स्वामी है। उसके बाद उसके अंदर आत्मा आए, आत्मा सिंह राशि यानी कि सूर्य से दिखाई जाती है, तो सूर्य की आत्मा, और जीव जो है धनु राशि, यहाँ का स्वामी गुरु है, यानी कि गुरु जीव है। तो इसलिए भृगुनंदी नाड़ी में हम जो भी प्रिडिक्शन करते हैं ना वो गुरु से करते हैं, गुरु जो है जीव कारक लेके चलते हैं। कोई भी टाइम भर दो कुंडली में, हमने लगन में गुरु को रख के, जिस राशि में गुरु है उस राशि को फर्स्ट हाउस जहाँ पर 1 लिखा है वहां लिखेंगे। हो सकता है कि गुरु आपका 3 नंबर राशि में हो, तो यहाँ पर हम 3 लिख के फिर गुरु लिखेंगे और पूरी कुंडली को उसके अकॉर्डिंगली भर लेंगे, और उसके हिसाब से ही हम प्रिडिक्शन करेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? यस मैम। ठीक है। अब ये जो भृगुनंदी नाड़ी है ना 3 तरह के ट्राइन से चलती है। अब 3 तरह के ट्राइन कौन कौन से हम लेके चलेंगे अगर हम देखें, स्क्रीन क्लियर है आपको जो दिख रही है? जी मैम क्लियर यहाँ है। पे ना 3 ट्राइन लेते हैं, जैसे कि मेष, सिंह और धनु का हमने एक ट्राइन लिया, ये है धर्म त्रिकोण। ऐसे ही 2 नंबर राशि, 6 नंबर राशि और 10 नंबर राशि, ये होते हैं, ये 2, 6 और 10 अर्थ त्रिकोण होते हैं, ठीक है।
ऐसे 3, 7 और 11 ये 3 राशियां जो होती हैं ये काम त्रिकोण होता है। और चौथा त्रिकोण होता है 4, 8 और 12 का, ये होता है मोक्ष त्रिकोण। ठीक है, इन त्रिकोणों से हम जो भी प्रिडिक्शन करनी है, इन त्रिकोणों से हम ब्लाइंड चार्ट के अकॉर्डिंग भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं और राशियों को लगाकर भी हम प्लेनेट की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। प्लेनेट के कॉम्बिनेशन से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत इजी है ये, जो भी प्लेनेट का कॉम्बिनेशन बन रहा होता है ना, उसी के साथ ही हम यहाँ पर कर सकते हैं। एक स्क्रीन में और शेयर करती हूँ ताकि आपको थोड़ा इजीली समझा पाऊँ। हाँ जी, यहाँ पर मैं एक बार एक चार्ट करती हूँ। अब यहाँ पे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि यहाँ पे त्रिकोण लेंगे जब, एक त्रिकोण तो बनेगा यहाँ पे ये वाला 1, ये 2, 6 और 10 का। एक त्रिकोण तो बन गया ये वाला। ठीक है, अब हम दूसरा त्रिकोण जो लेंगे वो बनेगा ठीक है, ऐसे ही हम तीसरा त्रिकोण ले लेते हैं। ये थोड़ा सा ना कलर्स इसमें जा रहे हैं, जो जो मैं मिला रही हूँ आपको समझ आ रहे होंगे वो। जी जी। एक हम लेंगे ये है 3, 7 और 11 का। ठीक है, ये 4 तरह के त्रिकोण बनेंगे, ये धर्म, अर्थ, जी। काम और मोक्ष, ये 4 तरह। ठीक है, यहाँ पे जो भी ग्रह है ना अपने दूसरे ग्रह को अपनी अलग अलग दृष्टियों से देखते हैं। यहाँ पे एक ग्रह से मैं थोड़ा सा आपको प्रेडिक्शन का तरीका बताती हूँ ताकि आपको इजी रहे। जैसे कि यहाँ पर हम लेंगे, जैसे एग्जाम्पल हम इसको मेष लगन से ही लेके चलते हैं कि मान लो मेष लगन की ही कुंडली है और यहाँ पे बैठा हुआ है सन एंड मार्स। अब इसमें प्रिडिक्शन करनी होगी तो हमें कैसे करनी है ये देखिए। सूर्य यहाँ पर, कोई भी ग्रह जो होता है ना पूरी दुनिया में, सभी प्लेनेट जो है किसी ना किसी चीज को जोड़ के ही चलते हैं अपने साथ, या दुनिया में जितनी चीजें हैं सभी चीजें किसी ना किसी प्लेनेट से रिप्रेजेंट होती हैं। तो सूर्य वो चीजें निर्जीव भी हैं और जीवित भी हैं। तो यानी कि जीव और निर्जीव दो चीजों को हम अलग अलग कारकों के रूप में देखेंगे। जैसे सन क्या है, हमारे पिता का कारक है, बड़े पुत्र का कारक है। जब मैं ये कोर्स करवाऊंगी आपको तो फिर आगे आपको पूरे कारक लिखवा दिए जाएंगे जिसको समझना बहुत ईजी है। पिता का और बड़े बेटे का एक लेके चलते हैं। उसके अलावा निर्जीव में ये गवर्नमेंट का है, मान सम्मान का कारक है। ठीक है, ऐसे ही मंगल क्या है, गुस्से का कारक है, निर्जीव चीजों में आएगा ना। और मिलिट्री फोर्स, पुलिस, दुर्घटना, इनका कारक है। और ऐसे ही क्या है ये किसी लेडी के चार्ट में होगा तो पति का कारक है, नहीं तो भाई का कारक है, छोटे बेटे का कारक है। तो हम यहाँ प्रेडिक्शन कैसे करेंगे दोनों को जोड़ के, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक जीव और एक निर्जीव लेके चलेंगे पहले।
मान लो सूर्य पिता है तो यहाँ पे गुस्सा, पिता बहुत गुस्से वाले होंगे। सूर्य को देख के और मंगल को देख के क्या बोलेंगे, पिता बहुत गुस्से वाले होंगे। पिता पुलिस में हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा कारक जोड़ेंगे, यहाँ पे मगर भाई है तो भाई को गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल सकता है, भाई का बड़ा नाम होगा, इस तरह से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा हम दोनों को अगर जीव में लेंगे तो पिता और भाई की जो नेचर है या आपस में कद काठी या नाम मतलब जो एक दूसरे से शक्ल मिलती हुई भी बोल सकते हैं, नेचर मिलता हुआ भी बोल सकते हैं। ये दोनों प्लेनेट अगर जीव में काउंट करेंगे तो आपस में मिलते हुआ नेचर इसमें होंगे, ठीक है। इस तरह से हम और भी प्लेनेट जोड़ सकते हैं। जैसे कि हम एक और लेते हैं, बहुत अच्छा योग है जो कि मून एंड वीनस। अब मून क्या है, मदर है जीव कारक में, और बड़ी बेटी को भी मून काउंट किया जाता है। वीनस हस्बैंड का अगर चार्ट है तो पत्नी की कारक क्या होगी, वीनस है। और जितना भी लग्जरी आइटम्स है, नेम फेम है, परफ्यूम है, इस तरह की चीजों का कारक वीनस है। तो हम क्या बोलेंगे, माँ, चंद्रमा माँ है तो माँ बहुत पैसे वाली होगी, वीनस पैसा है, ठीक है। सुंदरता है तो माँ जो है बड़ी सुंदर होगी। इसी तरह हम पत्नी का लेके चलेंगे तो पत्नी फ्लिकरिंग माइंड होगी, चंचल, क्योंकि चंद्रमा चंचल है ना, घटता बढ़ता रहता है। इसी तरह से जो पत्नी है वो फ्लिकरिंग माइंडिंग, चंचल दिमाग की होगी। चंद्रमा यात्राओं का कारक है तो पत्नी क्या होगी, यात्रा करने की शौकीन होगी। इस तरह से हम कारकों को आपस में जोड़ते हुए प्रिडिक्शन करेंगे तो हमारे लिए प्रिडिक्शन बहुत आसान हो जाएगी। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि ट्राइन में बैठे हुए ग्रह आपस में जुड़े होते हैं। मान लो यहाँ पर आपका राहु बैठा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, सूर्य और राहु और मंगल, ये तीनों प्लेनेट आपस में जुड़े हुए हैं। तो इनको जब जोड़ के प्रिडिक्शन करेंगे तो इसमें प्रिडिक्शन करते हुए मार्स भी आ जाएगा, राहु भी आ जाएगा और सन भी आ जाएगा। तो ये तीनों प्लेनेट जब जुड़ेंगे तो प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, हम प्रिडिक्शन करने के लिए हम देखेंगे मंगल और राहु को भी जोड़ेंगे, राहु और सूर्य को भी जोड़ेंगे, मंगल और सूर्य को भी जोड़ेंगे। तो इस तरह से तीनों को एक दूसरे के साथ जोड़ जोड़ के प्रिडिक्शन करेंगे। तो लेकिन हम पहले एक चीज पकड़ेंगे, दूसरों को छोड़ देंगे। यहाँ पे जैसे हमने पिता पकड़े और बाकियों को हम निर्जीव के चीज, जैसे पिता गुस्से वाले, पिता फॉरेन में, पिता इलेक्ट्रॉनिक का काम कर सकते हैं, पिता विदेश में जा सकते हैं। इस तरह से कई प्रिडिक्शन निकलेंगी, जो जिस जिस चीज के प्लेनेट कारक हैं उनको आपस में जोड़ते हुए सारी हम प्रिडिक्शन करेंगे। अब यहाँ पर इफेक्ट जो है कितने परसेंट किस हाउस में बैठे ग्रह का पड़ेगा, एक प्लेनेट के यहाँ पे जैसे सूर्य और मंगल बैठा हुआ है, यहाँ पे हम एक को ही लेके चलेंगे। अभी मान लो सूर्य को लेके चलेंगे, उसके अगले घर में जो प्लेनेट बैठा हुआ है वो भी इफेक्ट करेगा, और जो उसके पिछले घर में प्लेनेट बैठा होगा वो भी उसके साथ जुड़ेगा। लेकिन उसकी परसेंटेज यानी कि इफेक्ट कितना है वो हम देखेंगे आगे कोर्स में, कितने परसेंट इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा सामने बैठा हुआ ग्रह जो होता है उसका भी अपना इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसी तरह 3 और 11 में बैठे ग्रह का भी इफेक्ट पड़ेगा, वो मैं आपको भी बताती हूँ कैसे पड़ेगा। जैसे आप देखो कि जैसे हम एक यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, ये हमारी होती है ईस्ट दिशा, ठीक है। क्या होती है ये वाली, ईस्ट। ईस्ट के सामने हमें पता है सिंपली कि वेस्ट दिशा होती है। यहाँ पे होती है नॉर्थ दिशा, और नॉर्थ के सामने होती है साउथ। अब ईस्ट के अंदर जो जो हाउस आएंगे ट्राइन के आएंगे 1, 5 एंड 9। ऐसे साउथ में क्या आएंगे, साउथ में आएगा 2, 6 एंड 10। ऐसे वेस्ट में कौन से घर आएंगे, 3, 7, 11। और नॉर्थ में आएंगे 4, 8 एंड 12। आपके सारे हाउसेस हो गए यहाँ पर, जी हो गए। अब देखो कोई भी
जो हाउस होता है ना, ट्राइन के तो जो कंजंक्शन मैंने आपको यहाँ बता ही दिया कि ट्राइन में बैठे हुए प्लेनेट आपस में जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल उनकी प्रिडिक्शन ऐसे ही जुड़े हुए होंगी जैसे सूर्य और मंगल की हुई है, वैसे ही सूर्य और राहु की होगी। यहाँ पे कोई प्लेनेट होता वैसे ही इनके साथ होती। तो जो 1, 5 और 9 के ट्राइन में है ना, वो प्लेनेट हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मान लो इसमें 3 प्लेनेट जुड़े हुए हैं ना, सन, मार्स, राहु। अब मैंने पूरी कुंडली अभी भरी नहीं है, अभी किसी की कुंडली में लगाऊंगी तो पता चल जाएगा आपका। जैसे यहाँ पे सन, मार्स, 3 प्लेनेट जुड़े हुए हैं, वहां के हमने लिख लिए। ऐसे ही 2, 6, 10 में जो प्लेनेट है वो हम यहाँ लिख लेंगे। ऐसे ही 3, 7 और 11 में जो प्लेनेट है उनको यहाँ लिखेंगे, और 4, 8 और 12 में जो प्लेनेट है उनको यहाँ लिखेंगे। अब हमने क्या देखना है कि जो प्लेनेट हैं वो घूमते हैं, कैसे घूमते हैं, ये ईस्ट से साउथ की तरफ, ईस्ट से साउथ की तरफ, यानी कि ये प्लेनेट यहाँ की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ से शुरू होंगे और इस तरफ जा रहे हैं। यानी कि अगर यहाँ पे कोई प्लेनेट है इन हाउसेज में, तो हम बोल सकते हैं, मान लो पिता है, वो पिता किसकी तरफ बढ़ रहा है, इन प्लेनेट्स की तरफ। ठीक है। अब ऐसे ही साउथ में जो प्लेनेट है वो जाएंगे यहाँ पे वेस्ट की तरफ, यानी कि जो प्लेनेट यहाँ बैठे हुए हैं वो यहाँ जाएंगे। ये वाले प्लेनेट का मॉडिफाई कर देगा, क्योंकि सामने वाला घर है ना, फर्स्ट के सामने 7 हाउस है, यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे 7, बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट घर है। तो ये वाले हाउस के जो प्लेनेट हैं यहाँ के रिजल्ट को मॉडिफाई करेंगे। उसके बाद वेस्ट से शुरू होकर नॉर्थ की तरफ जाएगा जो भी प्लेनेट का है, और नॉर्थ से फिर दोबारा से साउथ की तरफ, यानी कि जो इन हाउसेस में बैठे हुए प्लेनेट है वो इनको मिलेंगे, ये वाले इनको, आपस में मिलते जाएंगे। इसी तरह दृष्टियां इसमें जो काउंट की हुई है, सिंपल रूल है, कोई और कुछ भी नहीं करना हमें, सिंपल प्लेनेट को ट्राइन में पढ़ते जाना है। यहाँ पे कोई प्लेनेट आएगा तो नेचुरली उसके ऊपर ये वाले और यहाँ वाले बैठे हुए प्लेनेट इफेक्ट करेंगे। यहाँ पे मून और वीनस है, तो 8th हाउस और 12th हाउस में जो प्लेनेट बैठे हुए हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं, और उनको हमने यहाँ लिख लिया। वो फर्स्ट हाउस के प्लेनेट को मॉडिफाई करेंगे, उनके रिजल्ट को वो आगे कोर्स में करेंगे कि कैसे मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि उनका 90%, 70 से 90% तक इफेक्ट इनके ऊपर पड़ेगा। मान लो यहाँ पर सूर्य है, और यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पे बैठा होता हमारा सैटर्न बैठा होता मान लो, तो यहाँ पे जो सैटर्न है वो सूर्य के रिजल्ट को पूरी तरह से मॉडिफाई कर देता। अच्छा या बुरा वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे। ठीक है। तो ये हमारी जो थ्योरी है सिंपल है, सारे डायरेक्शन किस तरह से किसको इफेक्ट करेगा ये मैंने बता दिया आपको, और कुंडली में इसी तरह से ही सारे ये योग बन जाएंगे, जो कि योग जो है जीवन, इस जीवन काल में जो मनुष्य है वो भोगने के लिए कौन से योग भोगने हैं उसको, इसमें हम भृगुनंदी नाड़ी करते हैं। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि ट्राइन का महत्व है, इस घर से मतलब इस प्लेनेट से इस प्लेनेट तक कितने घर आगे चला है, सूर्य से या फिर मून से लेके राहु कितने घर आ गया, मून से सेकंड हाउस में राहु है, यहाँ पे हम हाउस काउंट करेंगे। वीनस से सेकंड हाउस में राहु है, यहाँ पे कोई प्लेनेट है तो मून से 4th हाउस में हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से प्रेडिक्शन हम करेंगे। थोड़ा सा नक्षत्रों का मैंने आपको बता दिया, जो कि त्रिभागी दशा जो इसमें ली गई है उसके बारे में बताया। अगर कोई प्लेनेट वक्री है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा तो कभी वक्री होते नहीं है, राहु केतु हमेशा वक्री है, तो बाकी जितने प्लेनेट बच गए वो वाले वक्री प्लेनेट बन सकते हैं, और वक्री प्लेनेट कैसे इफेक्ट करेंगे वो हम आगे देखेंगे कोर्स में। ठीक है। अब क्या है, जीव अपने साथ बहुत सारे योग लेके आया। कुंडली जैसे ही बन गई, यहाँ पे गुरु ले जरूर लगन जब बनाएंगे, गुरु जुपिटर यहीं पे होगा, क्योंकि हमने जुपिटर से ही लगन बनाया ना, तो जुपिटर को इसलिए हम यहीं लेंगे। तो अब ये जन्म लिया यहाँ पर जीव ने, जीव यहाँ पर जन्म लेकर प्रोग्रेशन करेगा, यानी कि प्रोग्रेशन अपने आगे मैं कोर्स में कराऊंगी कितने कितने टाइम का होता है, 1 साल का भी होता है, 12 साल का भी होता है, जुपिटर का, अलग अलग प्लैनेट्स का अलग अलग साल का प्रोग्रेशन होता है। और भृगुनंदी नाड़ी में प्रोग्रेशन घटना कब होगी इसको निकालने के लिए बहुत ही जरूरी टूल है। थोड़ा सा हम ट्रांजिट भी देखते हैं, लेकिन प्रोग्रेशन का रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है, और प्रोग्रेशन ही इसकी रीढ़ की हड्डी है भृगुनंदी नाड़ी की, उसी से ही टाइमिंग ऑफ इवेंट निकलता है। तो ये जीव है, यहाँ पे जीव क्या बोलेंगे, प्रेडिक्शन देंगे तो जीव क्या क्या हमारे साथ लेके आया,
लेकिन हो सकता है प्रोग्रेशन में वो यहाँ आ गया राहु के साथ। तो जो भी घटना होगी ना वो किन हाउसेस को एक्टिवेट करता है उसके हिसाब से होगी। हम इन प्लेनेट को कैट थ्योरी मतलब कर्मा अलाइनमेंट थ्योरी, कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक, यानी कि कर्मों को कैसे कर लें कि हमें उसके दुख भोगने ना पड़े, वो मैं इस कोर्स में आपको करवाऊंगी। इस कोर्स में शादी, बच्चे और जितने भी है मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब या फिर फॉरेन ट्रेवल, ठीक है, लव मैरिज, इवन शादी के लिए जब लड़का और लड़की की कुंडलियां आती हैं कि मेल और फीमेल की दोनों कुंडलियों का मैच मेकिंग करनी होती है, तो भृगुनंदी नाड़ी में उसमें भी बहुत स्टिक है। जो क्लासेस है हफ्ते में 2 दिन क्लास चलेगी और लगभग 3 से 4 महीने तक का इसका कोर्स रहेगा पूरा। D150 चार्ट और किसी पद्धति में या किसी सॉफ्टवेयर में भी नहीं मिलता, उसके साथ भी हम बहुत वो कैसे बनाया जाता है और वो मैं देखना यहाँ पर सिखाऊंगी आपको इस कोर्स में। भृगुनंदी नाड़ी में प्रश्नों को कैसे लिया जाता है वो भी मैं आपको इसी कोर्स में ही सिखाऊंगी। प्रश्न कुंडली भी इसी कोर्स के अंदर ही आएगी। जो सिलेबस है वो मैं आपको यहाँ पे ग्रुप में ही शेयर कर देती हूँ ताकि आप समझ सकें। ये कब से शुरू होगा कोर्स? ये कोर्स जैसे ही कैंडिडेट जुड़ जाएंगे मैं आपको अनाउंस कर दूंगी डेट कौन सी। ठीक है, क्योंकि आपसे न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था, बहुत बेनिफिट हुआ है। अच्छा आपने कौन सा करा हुआ है? मैंने न्यूमरोलॉजी का किया आपसे, हो गया 2 साल हो गए। अच्छा, अब मैं मेरी फीस है इस टाइम पे 2000 रुपये। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम्म। नहीं मतलब ये है कि जो भी मैं कोर्स करवाती हूँ उसको मैं कराती इतनी अच्छी तरह से हूँ, मुझे जितना आता है ना मैं सारा देती हूँ, इसमें ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ छोड़ दूँ। हाँ जी, नहीं बहुत बेनिफिट हुआ, और नहीं कोई बताते सही तरीके से। मैंने 4 कोर्स किए न्यूमरोलॉजी के लुधियाना में, अच्छा अच्छा, मगर वो ही पैसे लेके बैठ जाते हैं, कुछ समझाते नहीं है। जी जी। तो बस ऐसे ही वो एक इंटरेस्ट पैदा हुआ ना, तो अब मन में इच्छा आगे की जागती रहती है, अब इसको भी थोड़ा समझे, इसको भी थोड़ा समझे, बस ये चीज है। हाँ जी, बाकी आपका जो मेथड अभी आपने बताया काफी चीजें क्लियर हो गई है कि इसमें नाड़ी में क्या कंसेप्ट लेना, क्या नहीं लेना। हाँ तो जी, बाकी आगे अगर कोई इच्छा होगी तो मैं आपसे जरूर कांटेक्ट करूंगा ना। जी जी जरूर, कोई बात हाँ जी जी, नहीं। चलो ठीक है, अब सेशन यहीं पे ठीक है विराम देते हैं। बाकी जो भी कोई बात करनी है आप मेरे पर्सनल नंबर पे बात कर सकते हैं। जी, ठीक है मैम।